ओके, गुड मॉर्निंग। जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसकी क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द ऑर्गन्स which provide route by which oxygen which is present in the atmosphere air enter into the body and provide the route for excretion of carbon dioxide। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम उन ऑर्गन्स का एक कलेक्शन है जो एनवायरनमेंट में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको हमारे शरीर के लिए यूज़ में लेते हैं और शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। वो सारे ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, दो रास्ते हैं, ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे वाला। तो आज की क्लास में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट शामिल होंगे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्से हैं इसके, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंक्स। ओके, नोज, फेरिंग्स और लैरिंक्स, इन तीनों को हम आज की क्लास में एक एक करके स्टडी करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं नोज से। ठीक है, नोज क्या है? नोज इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी काफ़ी बड़ी है, उसका जो आगे का पार्ट है वो नोज है। ठीक है, जो फेस से बाहर निकला हुआ होता है। वैसे मेन जो नेजल कैविटी है वो अंदर की ओर होती है, वो दिखाई नहीं देती है। बाहर जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम नोज कहते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ नेजल बोन्स, कार्टिलेज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, 4 प्रकार के टिश्यू इस नोज को बनाते हैं। ठीक है, नेजल बोन, जब हमने बोन स्टडी की थी तब मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है जो टाइट है दैट इज मेड अप ऑफ बोन, नेजल बोन। उसके बाद में नीचे कार्टिलेज होती हैं जो थोड़ा सॉफ्ट है, ऊपर की ओर स्किन और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या बेनिफिट है? म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी लेयर है टिश्यू की जिसके अंदर कुछ सेल्स सीक्रेटरी होती हैं, मतलब म्यूकस सीक्रेट करती हैं, कंटिन्यूस म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जिससे वो पार्ट अंदर से गीला या मॉइस्ट रहता है हमेशा। ठीक है, तो जहाँ पर अंदर स्किन खत्म होगी उसके जस्ट बाद में म्यूकस मेम्ब्रेन शुरू हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये जो नेजल कैविटी है इसके बाद में जो शुरू होगी वो इरेगुलर शेप की है, अनियमित आकार की है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बीच में एक नेजल सेप्टम होता है। ठीक है ना, तो 2 पार्ट इसके यहाँ से भी आप देख सकते हैं, एक इधर और बीच में नेजल सेप्टम होता है पूरा नेजल कैविटी के अंदर तक। ठीक है, ओके। अब आता है कि इसकी जो नेजल कैविटी है अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो सबसे पहले हम देखें, द रूफ ऑफ नेजल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय एथमोइड बोन एंड स्फिनोइड बोन। तो पिछली जो क्लासेज में जब हमने स्कल स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि नेजल कैविटी का जो अपर पार्ट है वो एथमोइड बोन से बनता है। तो इसकी रूट पे यहाँ पर क्या होगा? एथमोइड बोन का पार्ट होगा और थोड़ा सा पीछे स्फिनोइड बोन होगी। इसके अलावा जो राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दीवारें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? कुछ पार्ट इसका नेजल सेप्टम और लेटरल वाल बनी होंगी मैक्सिला बोन से। यहाँ पर मैक्सिला बोन होती है ना, तो इसके लेटरल पार्ट में मैक्सिला बोन होंगी और मीडियल पार्ट में अंदर की ओर क्या होगा? नेजल सेप्टम होगा, वोमर बोन होगी और कार्टिलेज का बना हुआ नेजल सेप्टम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की एक दीवार बनी है। आगे की ओर ये खुला होता है और पीछे की ओर भी खुला होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा रास्ता क्लियर होता है, ऊपर नीचे और साइड में ये दीवारें होती हैं। ठीक है ना, नीचे का जो पार्ट है वो भी इसका मेनली हार्ड पैलेट या पैलेटाइन बोन से बना होता है और फिर कुछ इसमें कार्टिलेज भी लगी होती हैं और पूरे के पूरे अंदर
म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका टाइप क्या है? सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है जिसमें लगातार म्यूकस निकलता रहता है और उसके ऊपर सीलिया होता है। तो सीलिया से क्या बेनिफिट है कि वो लगातार सीलिया ऐसे मूव करते रहते हैं और जो म्यूकस है वो पीछे की ओर जाती रहती है। म्यूकस बनती है, पीछे की ओर चली जाती है। पीछे कहाँ जाएगी? पीछे फेरिंग्स में जाएगी और फेरिंग्स से वो हमारी पेट में चली जाएगी, स्टमक में चली जाएगी, ठीक है ना। कंटिन्यू वो चलती रहती है, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता, ड्रॉप ड्रॉप वो पीछे जाती रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि ये जो नोज और नेजल कैविटी है इनका काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी? तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है वार्मिंग ऑफ द एयर, हवा को गर्म करना। तो एनवायरनमेंट में जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है और ये डायरेक्ट ठंडी हवा अगर लंग्स में चली जाएगी तो लंग्स इरिटेट होगा, वहाँ के टिश्यू और हमें कफ या खांसी आ सकती है, ठीक है। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए क्या होगा कि हवा गर्म हो जाएगी। कैसे गर्म होगी? क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी नेजल कैविटी में उसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड के वेसल्स के संपर्क में आने से वो हवा हमारी बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी, तो हवा थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। जितना हमें लंग्स में जो बॉडी टेम्परेचर है जितना चाहिए उतना गर्म वो वहाँ से हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे उसके पास से हवा निकलेगी तो उसके टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ हाँ, वो हमेशा जैसे जो 98.6 डिग्री टेम्परेचर होता है ना वो हमेशा रहता ही है। अगर मान लो बाहर गर्मी ज़्यादा है तो अंदर जाके वो हवा थोड़ी ठंडी हो जाएगी और अगर बाहर ठंड है तो अंदर जाके गर्म हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर फिक्स रहता है हमारी बॉडी का और अंदर जो भी हवा जाएगी उसका टेम्परेचर भी इसके हिसाब से ही अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शन आता है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। फिल्ट्रेशन भी लगातार चलता रहता है कि जब जो हवा बाहर से जा रही है तो उसमें पोल्यूटेंट्स होंगे, धूल मिट्टी वो होगी, तो उसको फिल्टर करना ये काम भी हमारा नेजल कैविटी का है। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो वहाँ पर हेयर्स होते हैं इसके आगे, नाक में आपने देखा होगा ना, सबसे आगे स्किन में थोड़े से बाल होते हैं, तो बालों पर जो बड़े मिट्टी के कण हैं वो वहाँ पर अटक जाएंगे और उसके बाद थोड़े से बहुत जो आगे जाएंगे वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपक जाएंगे, ठीक है ना। और अंदर जो हवा जाएगी वो साफ़ सुथरी जाएगी। तो क्लीन करता है हवा को और फिल्टर करता है। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हवा को मॉइस्ट करना, ओके। जो बाहर हवा होती है वो नॉर्मली ड्राई होती है और हमें बिल्कुल ड्राई हवा नहीं चाहिए। यदि ड्राई हवा अंदर लंग्स में जाएगी तो फिर अगेन इरिटेशन होगा। तो जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन के पास से निकलती है तो म्यूकस हमेशा गीली होती है, मॉइस्ट होती है, तो वो हवा उसके पास टच होने से वो भी मॉइस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है हवा का, है ना। एज एयर ट्रेवल ओवर द मॉइस्ट म्यूकोसा इट बिकम सेचुरेटेड विद वाटर वेपर। तो वाटर वेपर उसमें मिल जाती है और जो हवा है वो ड्राई ना होके थोड़ी सी क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, एक काम इसका है सेंस ऑफ स्मेल। नेजल कैविटी से हम स्मेल भी लेते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे पास एथमोइड बोन है उसके थ्रू नर्व एंडिंग्स आती हैं और वो जो ओल्फैक्टरी नर्व है उसके पार्ट से वो स्मेल को लेके ब्रेन तक जाती है और हमें खुशबू या बदबू का एहसास होता है, वी फील द स्मेल, ठीक है। तो नेजल कैविटी के ये बेसिक काम है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है सेकंड, वो क्या है, फेरिंग्स, ओके। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड लेंथ इज 12 to 14 सेंटीमीटर। इट स्टार्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी। जैसे नेजल कैविटी है उसके पीछे ऊपर से शुरू होती है फेरिंग्स और नीचे तक जाती है, कहाँ तक, जहाँ तक लैरिंग्स होता है, ओके। इसके अगेन 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो पीछे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट हुए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। सबसे ऊपर जो पार्ट है वो कौन सा है, नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स कौन सा पार्ट होगा, विच इज बिहाइंड द नेजल कैविटी,
ठीक है। नेजल कैविटी के जो पीछे पार्ट होगा वो क्या होगा, नेजोफेरिंक्स। ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स देयर आर टू ओपनिंग्स नोन एज ऑडिटरी ट्यूब्स। ठीक है ना, कौन सी ट्यूब की ओपनिंग होती है, ऑडिटरी ट्यूब। ठीक, ऑडिटरी ट्यूब के बारे में आपने सुना है क्या, आइडिया, एनी आइडिया व्हाट इज ऑडिटरी ट्यूब? और एक थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको, हो सकता है हिंट से आपको पता लग जाए। दिस ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब का नाम सुना है? यूस्टेकियन ट्यूब एक स्पेशल ट्यूब होती है, आगे से याद रखना, जिसकी ओपनिंग नेजोफेरिंक्स में है और कहाँ तक जाती है, यूस्टेकियन ट्यूब का कम्युनिकेशन करती है हमारे मिडल ईयर और जो नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंक्स है उसके बीच में। ठीक है, तो एक ट्यूब होती है, उससे फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब? उससे ये बेनिफिट है कि जो हवा का प्रेशर है वो आउटसाइड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो हमारा कान का पर्दा है उसके बाहर, और अंदर की तरफ से भी हवा अंदर जाके उसका जो बैलेंस है वो बराबर कर देती है, जिससे वाइब्रेशन इजीली होती है और हमें प्रॉपर सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा, इसी से संबंधित एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि ये ट्यूब है ये कई बार ब्लॉक हो जाती है। अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, कब ब्लॉक होती है, स्पेशली जब हमें जुकाम हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। उस ट्यूब के ब्लॉक होने से क्या होगा कि जो पर्दा है हमारा वो प्रॉपर वाइब्रेट नहीं करेगा, तो ये तो सुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, प्लस उस पर प्रेशर पड़ने से प्रेशर इक्वल नहीं होगा, तो एक तरफ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उससे कान में दर्द भी होगा। ठीक है ना, तो आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो और जुकाम हो, सर्दी हो, तो कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए होता है कि वो यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, और भी उसके काफ़ी नुकसान हैं। यदि टाइमली वो ठीक नहीं हो, मेडिसिन वगैरह दे के या स्टीम वगैरह लेके अगर लंबे समय तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता रहे तो क्या हो सकता है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड पार्ट वहाँ ट्रैप हो गया मिडिल ईयर में और इन्फेक्शन यहाँ से गले से इन्फेक्शन ऊपर चला गया तो मिडिल, और फिर ब्लॉक हो गया तो इन्फेक्शन वहाँ पर बढ़ता रहेगा और मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया, वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो ट्यूब हमारी हमेशा खुली हुई रहनी चाहिए, उसी में हमारा फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इतनी कहानी करने का हमें क्या समझ में आया कि दो छेद हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, जो डायरेक्ट कान तक रहते हैं। ठीक है ना, तो नाक का कम्युनिकेशन हर जगह से है, आँख से भी है, आँख से भी एक ट्यूब आती है जो नोज़ में आती है, और ईयर से भी एक ट्यूब है, वो नोज़ में नहीं आके पीछे इसके जो नेजोफेरिंक्स है वहाँ पर आती है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा पोस्टीरियर वॉल कंटेन्स फेरिंजियल टॉन्सिल्स। ये जो हमारी नेजोफेरिंक्स है पीछे, उसमें ऊपर तो ट्यूब्स हैं, जो ऑडिटरी ट्यूब है उसका दो छेद हैं, और साथ में वहाँ पर टॉन्सिल्स भी होते हैं। ठीक है ना, टॉन्सिल्स क्या है, व्हाट इज टॉन्सिल्स है? हाँ, एक्चुअली टॉन्सिल्स स्पेशल टिश्यूज हैं जो लिम्फेटिक टिश्यू कहलाते हैं, है ना। और लिम्फेटिक टिश्यू क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड वायरस। ठीक है ना, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होता है, और जब नेजल कैविटी से कोई बैक्टीरिया वायरस वहाँ एंटर करते हैं तो वो उस पर अटैक करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक टॉन्सिल्स हमारे वहाँ पर होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं ये बच्चों में होते हैं, 7 साल के एज तक रहते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन से टॉन्सिल, ये वाले टॉन्सिल, कई और भी होते हैं, ये जो फेरिंग्स वाले नेजोफेरिंग्स के टॉन्सिल हैं वो बाद में ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो आप टॉन्सिलाइटिस वगैरह देखते हैं वो कहाँ होते हैं, वो हमारे ओरल कैविटी के पीछे की तरफ होते हैं ना, तो वो जो टॉन्सिल रहते हैं वो बाद में भी रहते हैं, बट फेरिंग्स वाले टॉन्सिल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब और इसके नीचे आए तो दूसरा पार्ट इसका आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कौन सा है, एज द नेम सजेस्ट इट इज़ बिहाइंड द ओरल कैविटी। तो जो नेजल कैविटी के पीछे पार्ट था दैट वाज नेजोफेरिंग्स, और उससे नीचे
जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे है, अगर टॉर्च से अपन देखें मुंह में तो पीछे जो पार्ट दिखेगा वो क्या है, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ओरोफेरिंक्स है। ओरोफेरिंक्स में ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं होती है जिनको हम स्टडी करें, जस्ट हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और सीधी वो नीचे की ओर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, तो इसका जो तीसरा पार्ट होगा वो आएगा लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स क्या है? लैरिंगोफेरिंक्स भी फेरिंक्स का ही पार्ट है, बट इट इज जस्ट बिहाइंड द लैरिंक्स। ठीक है ना, लैरिंक्स का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है ना, वॉइस बॉक्स भी होता है, तो उसको भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो अभी ये जो फेरिंक्स की पार्ट है वो अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन है, प्लस उसमें कुछ मसल्स भी हैं। ठीक है, तो वो क्या बेनिफिट है उसका कि एक तो जब हवा वहाँ से निकलेगी तो सेम काम करेगी जो नेजल कैविटी में हुए थे। ठीक है ना, कौन कौन से काम हुए थे? एक तो वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग तो करेगी, हवा को गर्म करेगी और उसको क्लीन करेगी। इसके अलावा पासेज वे फॉर एयर एंड फूड, हवा जो अंदर जा रही है उसको एक रास्ता प्रदान किया, और जो हम खाना खाते हैं वो भी ओरोफेरिंक्स से होकर ही जाता है। तो खाने के लिए और हवा के लिए रास्ता क्लियर करके देता है कौन? फेरिंक्स। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट का कैसे होता है कि नॉर्मली जो खाना हम खाते हैं उसका पहले टेस्ट किससे पता लगता है? टंग से। टंग में टेस्ट बड्स होती हैं तो हमें फील होता है, प्लस थोड़ा बहुत जो टेस्ट के जो पता लगता है हमें ओल्फैक्टरी नर्व से भी पता लगता है। ठीक है ना, ओल्फैक्टरी नर्व कहाँ है? नेजल कैविटी के ऊपर। तो जो वेपर होती है फूड की, जो गरम गरम खाना हम खाते हैं, तो वो वेपर जाके ऊपर नर्व के टच होती है और वहाँ से भी हमें उसकी जो खुशबू है खाने की और उसका कुछ टेस्ट हमें वहाँ से भी पता लगता है। ठीक है, तो ये भी एक काम इसका होता है हमारी फेरिंक्स का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हियरिंग का कैसे होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो किसका पार्ट है? फेरिंक्स का पार्ट है, और यूस्टेकियन ट्यूब के कारण ही हमें प्रॉपर सुनाई देता है। अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो तो कम सुनेगा, तो सुनने में भी हेल्प करती है फेरिंक्स। इसके अलावा प्रोटेक्शन, सुरक्षा कैसे करती है? अभी मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं ना, तो वो टॉन्सिल्स क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया और वायरस जाएंगे उसको मार देंगे, तो सुरक्षा का काम भी कर दिया। और स्पीच में कैसे हेल्प मिलती है कि जब आवाज़ निकलती है गले से तो उस आवाज़ को रेजोनेंस प्रदान करती है ना, तो ड्यू टू रेजोनेंस वॉल्यूम और जो वर्ड्स हैं वो हमें क्लियर सुनाई देते हैं। वो भी किसके कारण है? फेरिंक्स के कारण, है ना। अगर मान लो वही अगेन आपने सुना होगा, समझा होगा कि जब ये जुकाम वगैरह होता है तो हमारे जो फेरिंक्स के अंदर जो होल्स होते हैं वो थोड़े बंद हो जाते हैं, उसके कारण आवाज़ चेंज हो जाती है। ठीक है ना, प्रॉपर सुनाई भी नहीं देता है। तो स्पीच और हियरिंग में भी हमारी फेरिंक्स मदद करती है, हेल्प करती है। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट लैरिंग्स पर। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स फेरिंक्स के बाद का पार्ट है। ठीक है, ये जो लैरिंग्स है ये दो काम करता है बेसिकली। कौन कौन सा? एक तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि जो हवा है वो इसके थ्रू अंदर जाती है, और दूसरा ये स्पीच का काम भी करता है। वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये वॉइस निकालता है। ठीक है ना, तो लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स लाइज बिटवीन लैरिंगोफेरिंक्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, तो ऊपर लैरिंगोफेरिंक्स है और नीचे ट्रेकिया है, तो बीच में एक छोटा सा वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है। ठीक है, अच्छा, अंटिल प्यूबर्टी देयर इज ए लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंग्स बिटवीन बोथ सेक्सेस। कि प्यूबर्टी का टाइम कब होता है? कौन सी एज होती है? प्यूबर्टी की एज आपको पता होगी ना, 12 से 13 के आसपास है ना, 12, 13, 14 ये प्यूबर्टी की एज होती है। तो इस एज तक बच्चों का और बच्चियों का, ठीक है ना, फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड दोनों का वॉइस बॉक्स का साइज सेम होता है, तो आवाज़ एक जैसी जी लगती है। बट बाद में मेल्स का जो वॉइस बॉक्स है उसका साइज एकदम से बढ़ जाता है और उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है ना।
अच्छा, और ये जो साइज है ये फील भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो जेंट्स में तो ये क्लियर थोड़ा सा निकला हुआ दिखता है, तो फीमेल्स में वो कम दिखता है। तो इस जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, है ना, इसका नाम होता है एडम्स एप्पल। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ टच करें तो वो जिस पे उंगली टच होगी उसको क्या कहते हैं, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बना किसका होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। द लैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, अनेक प्रकार की कार्टिलेज उसके अंदर होती हैं जिनके द्वारा वो ये जो लैरिंक्स है वो बनता है। अच्छा, ये जो कार्टिलेजेस हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स के द्वारा। ठीक है, अब ये जो कार्टिलेज हैं वो कौन कौन सी हैं जो लैरिंक्स को बनाती हैं, तो हमारे पास टोटल 5 कार्टिलेज होती हैं जो लैरिंक्स को बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इनका नाम दिया हुआ है। नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज, तो एक थायराइड कार्टिलेज होती है, एक क्रिकोइड कार्टिलेज होती है, 2 एरिटिनोइड कार्टिलेज होती हैं और एक एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, ये टोटल 5 कार्टिलेज होती हैं। सबसे पहले देखते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है वो सबसे बाहर की ओर होती है, तो जो अभी हमने यहाँ टच किया था तो वो कौन सी टच होती है, थायराइड कार्टिलेज। इसकी शेप इस प्रकार की होती है, यहाँ से उभरा हुआ पार्ट होता है, 2 ऐसे पार्ट होते हैं और 2 ऐसे हॉर्न होते हैं इसके अंदर, है ना, तो इस टाइप का होता है। ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, पीछे से ऐसा दिखेगा और आगे से ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ टच करते हैं वो नॉर्मली इस जगह टच होता है। ठीक है, तो ये हो गई थायराइड कार्टिलेज। अच्छा, इट्स एंटीरियर वॉल प्रोजेक्ट्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ थ्रोट फॉर्मिंग द लैरिंजियल प्रोमिनेंस और एडम्स एप्पल। तो इसका आगे वाला जो पार्ट है वो एडम्स एप्पल बनाता है, जिसको हम फील कर सकते हैं एडल्ट मेल के अंदर। ठीक है ना, मेल में इजीली फील कर सकते हैं, फीमेल में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टच करें और बोलें तो जब हम बोलते हैं तो ये थोड़ा सा हिलता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये वॉइस बॉक्स या आगे वाला जो इसका पार्ट है जिसको हम थायराइड कार्टिलेज कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में आप देखोगे कि थोड़ा सा ये इस प्रकार का एक नोच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड नोच कहते हैं। ठीक है, ये वाली इस प्रकार ये बना होता है। द कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, पीछे की ओर ये पूरा सर्किल नहीं होती है, आगे की तरफ से आधा सर्किल होती है, पीछे ये खुली होती है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, दूसरी जो कार्टिलेज है वो जुड़ेगी। कौन सी जुड़ेगी, क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है ना, सेकेंड कार्टिलेज है क्रिकोइड कार्टिलेज। अच्छा, क्रिकोइड कार्टिलेज एक प्रकार के रिंग के जैसी होती है, जैसे हम रिंग पहनते हैं ना, पीछे से पतली और आगे से यहाँ पर उसका वो डिजाइन सा होता है, मोटा होता है ना, तो इस टाइप की ये होती है, पीछे पतली आगे से मोटी और बीच में इसमें छेद होता है। ठीक है ना, तो रिंग के समान सर्किल होती है जो थायराइड कार्टिलेज के पीछे लगी होती है। ठीक है ना, इट्स शेप इज लाइक ए सिग्नेट रिंग कंप्लीटली एनसर्कलिंग द लैरिंक्स विद द नैरो पार्ट एंटीरियरली एंड ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली। तो जो ये वाला पार्ट है पतले वाला, ये आगे की ओर रहता है और ये चौड़ा वाला पार्ट पीछे की ओर रहता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक पूरा का पूरा सर्किल बन जाएगा और उसके अंदर से होकर हवा पास होगी। ठीक है ना, अच्छा, इसके अंदर की ओर साइड में कोलमनर एपिथेलियम म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होगी, वो तो पूरे रास्ते में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, और कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, इसमें भी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जो ऊपर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम मैंने आपको बताई थी, वो क्या करती हैं, इस प्रकार मूव करती हैं कि म्यूकस पीछे की ओर धकेलती हैं, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, बट यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उल्टा चलती हैं, वो ऊपर की तरफ म्यूकस को भेजेंगी, तो नीचे से म्यूकस आएगा और वो ऊपर की तरफ आएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, स्टमक में, पेट में, है ना, ये सिस्टम चलता है, उधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ओके, तो म्यूकस को एक जगह टिकने नहीं देती, नहीं तो वो जम जाएगा, बलगम बन जाएगा, है ना, तो लगातार वो हमारे पेट में जाता रहता है और वहाँ डाइजेशन के साथ वो प्रोसेस उसका हो जाता है, पानी तो होता है वो, ना। अच्छा, अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो
कार्टिलेज आती है उसको हम बोलते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये 2 होती हैं, ठीक है ना। एरिटिनोइड कार्टिलेज 2 होती हैं जो बिल्कुल बीच में लगी होती हैं, जो ये हमने अभी सर्किल देखा था ना, रास्ता जो बना था उसके बीच में होगा और वो मूव करती हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा किस चीज़ का निर्माण करती हैं, दे फॉर्म द वोकल कॉर्ड, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड का नाम सुना होगा कि वोकल कॉर्ड एक फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन है। जब ये रेटिनोइड कार्टिलेज मूव होके पास आएंगी तो बिल्कुल जो वोकल कॉर्ड है वो पास आ जाएंगे और रास्ता जो है बहुत नैरो हो जाएगा। उस रास्ते के नैरो होने से क्या है कि जब हम हवा निकालेंगे तो हवा मुश्किल से निकलेगी और ये वाइब्रेट करेंगे वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो साउंड प्रोड्यूस करने का काम ये एरिटिनोइड कार्टिलेज के कारण होता है। जब ये रिलैक्स होती हैं तो हवा आराम से आती जाती है, ठीक है ना। तो जैसे इसका मतलब आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपके वोकल कॉर्ड रिलैक्स है, एरिटिनोइड कार्टिलेज इस प्रकार है, आराम से सांस ले रहे हैं, और मैं लगातार बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड ऐसे हैं और उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट है ये अगेन कहाँ से कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन से, कि अगर हमें बोलना है तो ये इस प्रकार हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और हमें नहीं बोलना तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा काम यहाँ से होता है लैंग्वेज से, है ना। हाँ, वो इसी की वजह से होता है कि इसमें सूजन आ जाती है, जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये वाइब्रेट नहीं हो पाते, प्रॉपर वाइब्रेट नहीं होंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आवाज़ निकलने के लिए बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए और पूरे खींचे हुए होने चाहिए, तभी आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद एक आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस एक प्रकार का फ्लैप है, पत्ती जैसा, जो उसको ढक्कन लगाता है उसके ऊपर, है ना, ढक्कन लगाता है। एपिग्लोटिस जो हमारा लैरिंक्स है उसके ऊपर हमेशा ऐसा रहता है, और जब हम सांस लेते हैं तो खुला रहता है, और जब हम खाना खाते हैं तो ये या पानी पीते हैं तो ये इसको बंद कर देता है, और उसके ऊपर से निकल के पानी पीछे की ओर चला जाता है। कहाँ पर? हमारी ईसोफेगस में, पेट में चला जाता है ना। तो वहाँ जाने का काम ये इसके कारण होता है, जो हमारा एपिग्लोटिस होता है ना। हाँ, अब ये क्या है जो एपिग्लोटिस, ये आपने सही बात उठाई कि यदि हम खाना खाते समय हंसें या बोलें तो ये तो बेचारा खुलेगा ही, क्योंकि आवाज़ निकालनी है तो इसको खुलना पड़ेगा, और उसी समय हम खाना खा रहे हैं तो वो यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है ना, किसमें? ट्रेकिया के अंदर। और वो इतना खतरनाक फंसता है कि इस कंडीशन को हम, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? चोकिंग, ठीक है ना, चोकिंग हो जाती है। और चोकिंग को यदि टाइमली नहीं निकालें तो इवन डेथ भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, तो हाँ उसको निकालना पड़ता है एकदम, पेट को प्रेस करके निकालते हैं, खांसी करने के लिए निकालते हैं, तो वो एकदम से झटके से बाहर आता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। अगर क्लियर नहीं हो तो डेथ हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये एपिग्लोटिस हमारे लिए सेफ्टी वाल्व का काम करता है ना, कि फूड और जो लिक्विड है वो ट्रेकिया में ना जाने पाए, ठीक है। तो इतनी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी क्या होती है? ये होती है लैरिंक्स की, है ना। अच्छा, अंदर की साइड में मैंने आपको बताया था कि इसके इंटीरियर में क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स मेनली स्पीच का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, ओके। बट यहाँ पर हम देखें कि ये जो वोकल कॉर्ड है वो एक फिक्स साउंड निकालते हैं, वो, ठीक है ना। तो उसको हम केवल साउंड बोलेंगे, उसको हम वर्ड्स या लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो साउंड किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की, जैसे आ, ये जो आवाज़ है ये निकल रही है हमारे वॉइस बॉक्स से, ठीक है। अब इसको वर्ड्स बनाना, लैंग्वेज बनाना, वो कौन करेगा? जो साउंड आ रही है आ, इसको मॉडिफाई करना है ताकि कोई वर्ड बन सके, है ना। तो उसके लिए क्या, कौन काम करेगा? करके उस साउंड को एक स्पेशल जगह से निकालेगी। हमारे जो वो बक्कल है, हमारी जो चीक है वो, और हमारी जो फेरिंग्स है वो, उन सब की मूवमेंट वर्ड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना।
तो गले से निकली साउंड और उसको वर्ड्स बनाया हमारे टंग ने, टीथ ने, और जो हमारी चीक है उनकी वॉल्स ने, इन सब ने मिलकर उसको वर्ड्स बनाया। ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इसका वॉइस बॉक्स का, आवाज़ का, और फिर उसको चेंज करने का। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब ये दूर दूर होते हैं रिलैक्स, तब इसमें से आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, केवल सांस आने जाने का रास्ता ये बन जाता है। बट जब ये टाइट होते हैं इस टाइप के, तब हवा को निकलने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और ये वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी? आ की। और उसको फिर वर्ड्स बनाने का काम हमारी टंग और चीक्स और ये सब मिलके करते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा जब आप बोल रहे हैं तो लगातार आपकी टंग हिल रही है। हर वर्ड को बनाने के लिए टंग को अलग पोजीशन पे ले जाना होता है ना। ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हमारे इस प्रकार बनते हैं। हाँ, आवाज़ सही नहीं आती। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कनेक्शन तो होता ही है, कनेक्शन होता है। हाँ, कुछ जो वर्ड्स हैं या वो है वो सही से बनेंगे नहीं। ठीक है ना, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, बिल्कुल। टंग का जो मूवमेंट है प्रॉपर, वो बहुत ज़रूरी है वर्ड्स प्रॉपर बनने के लिए। कई बार क्या होता है, नीचे ये कनेक्शन इसका टंग का सही जुड़ा नहीं होता प्रॉपर, या ज़्यादा जुड़ा होता है ना, फ्रेनुलम सही से जुड़ा नहीं होता, तब भी वर्ड्स सही नहीं बनते हैं। आ की आवाज़ आएगी पर वर्ड नहीं बनेंगे, है ना। अच्छा, फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स क्या है, तो वो सारे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड को प्रोड्यूस करना सबसे मेन काम है। ठीक है ना, जो वोकल कॉर्ड से बनता है। स्पीच, वर्ड्स बनाना, ये भी हमारा, अगर लैरिंग्स नहीं होंगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, है ना। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमने अभी पढ़ा ही था। उसके ऊपर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। पासेज वे ऑफ एयर, मतलब सांस लेते समय हवा को अंदर जाने का रास्ता कौन देता है, यहाँ से लैरिंग्स देता है। और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, जिससे हवा जो है वो ह्यूमिडिफाई होती है, फिल्टर होती है और वार्म होती है। तो ये काम भी लैरिंग्स कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो इतना सारा काम हो गया हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है।